Assalamu alaikum, dear students. In this lecture, we are going to discuss some Christian writer of the Anglo-Saxon time. In the previous few lectures, we have been discussing the Celtic people, the Roman invasions, and then the origin of the Anglo-Saxon people, and then the pagan literature and how the Christianity came into England and how the Roman missionaries and the island people, the island missionaries and their preachers, convert the people of England into Christianity. तो आज के लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एंग्लो सेक्सन के क्रिश्चियन राइटर्स का, जिसमें हमारा सबसे पहले जो नाम आता है उसको हम बीट के नाम से जानते हैं। और बीट एक ऐसा लिटरेरी इम्पोर्टेंट फिगर था इस दौर का जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिस पर डिस्कशंस करना बहुत ज़रूरी है। ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन एंड ही वॉज द फर्स्ट of the educated person. He is counted in those educated people of the Anglo-Saxon who could read and who could write, and this was the reason कि बीट को अपना एक अलग मकाम दिया गया है एंग्लो सैक्सन के लिटरेचर में, ख़ास करके क्रिश्चियन दौर में। बीट 673 में पैदा होता है और 735 में उसकी डेथ होती है। तो बीट को द फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग भी कहा जाता है और इसको फर्स्ट ग्रेट स्कॉलर के नाम से भी पहचाना जाता है। एंग्लो सैक्सन का जो फर्स्ट ग्रेट स्कॉलर है। अगर इफ़ देर इज़ एम सी क्यूज़ कम, जो नॉर्मली इतनी ओल्ड इंग्लिश से एम सी क्यूज़ नहीं आते, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन बनता है कि एंग्लो सैक्सन का जो सबसे पहले जो ग्रेट स्कॉलर था वो कौन है। तो वो हमारे पास बीट है। बीट ने जितना भी काम किया है, मतलब द अमाउंट ऑफ वर्क तकरीबन अराउंड 40 लगभग कि उसने काम किया था, वर्क किया था, लिटरेचर उन्होंने प्रोड्यूस किया था। अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव मच ऑफ हिज वर्क दीज डेज। लेकिन उसने जितना भी काम किया था उसने लैटिन लैंग्वेज को इस्तेमाल किया था, बिकॉज ही नोज लैटिन, एंड लैटिन यहाँ पर इंग्लैंड पहले से आ चुके थे। अब आयरॉनिकली यहाँ पर दो बातें होती है। एक तो जब यहाँ पर रोमन्स इटसेल्फ यहाँ पर होते हैं तो उनकी लैंग्वेज भी रोमन होती है, लेकिन जब यहाँ पर एंग्लो सैक्सन आते हैं तो रोमन चेंज हो जाती है एंग्लो सैक्सन में, एंग्लो सैक्सन डायलेक्ट्स में, जिसको बाद में फिर ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज भी कहा जाता है। अब यहाँ पर रोमन कम्प्लीटली ख़त्म होती है जब एंग्लो सैक्सन यहाँ पर आते हैं इंग्लैंड, लेकिन दोबारा से जब रोमन के मिशनरीज इंग्लैंड पहुँचते हैं तो दोबारा से लैटिन लैंग्वेज इंग्लैंड में आना शुरू हो जाती है और यही और इसी लैंग्वेज में लोग अपनी एजुकेशन जारी रखते हैं। और इसमें जो हमारे पास जो बीट है सबसे पहला था, उसने अपनी एजुकेशन इसी लैटिन में की थी और लैटिन जानता था। इस वजह से उसने जितना भी काम किया था इस लैटिन लैंग्वेज में लिखा था उसने। इसका जो सबसे पहला जो काम था एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल उसने लिखा था, और ये बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत सा एक मार्वलस स्टोरीज ऑफ सेंट एंड मिशनरीज के बारे में ये काम उसने लिखा था। बिकॉज यहाँ एक ऐसा दौर था, इट वाज द एज ऑफ क्रूडेलिटी and miracles, and people believes in miracles, and because these miracles were in the man's mind, so they would love to know about the wonderful people, the courageous people, the gentlemen, and Bede was the first one who magnifies the work of their heroes। वो हीरोज़ जो अभी तक जो तकरीबन जो पहले जो कहा जाता है, हम आगे एंग्लो नॉर्मन में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि ब्रूटस हु इज़ द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश, इस तरह से उसके बारे में कहा जाता है। तो ये उस वहाँ से लेकर अभी तक जितने भी उसने हिस्ट्री लिखी है, ये एक बहुत ही मैग्नम ओपस वर्क था बीट का। और जब इसको हम पढ़ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली ये एंग्लो सैक्सन लोग कौन थे, यहाँ क्यों आए थे, और इनका रिलीजन क्या था, इनके रिलीजन जब ये इनका वे ऑफ लाइफ क्या था, और क्रिश्चियनिटी जब यहाँ पर आई तो कौन से चेंजेस यहाँ पर हुए। तो ये एक डिटेल वर्क है लोगों के बारे में, एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल के बारे में, और एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अप्रिशिएटेड काम बीट ने किया था। और बाकी फिर सब्सिक्वेंट राइटर्स भी जितने आते हैं वो भी इसके काम को डिस्कस करते हैं और इसी काम को फॉलो करते हैं। The next of the great writers among the Anglo-Saxon writers, उसमें से दूसरा जो बहुत बड़ा नाम है वो है कैडमन। कैडमन 7th सेंचुरी में आया था। दाओ कैडमन
एजुकेटेड नहीं था, लेकिन वहाँ पर एक उस ज़माने में यही था कि जब लोग इंटरटेनमेंट करते थे तो रात को एक टेबल या अपने इर्द गिर्द गैदरिंग करते, वहाँ पर साथ में बैठते और हर एक पर बारी आती कि आज रात आपने गाना गाना है, सिंग। लेकिन कैडमन ना तो पढ़ना जानता था, ना ही ही कैन नॉट सिंग। तो वो उठकर शर्म के मारे वो उठकर बाहर चला जाता, और एक दफ़ा एक रात उसकी ड्यूटी थी कि वो ही लुक्ड आफ्टर द हॉर्सेस एक्सेट्रा, और वहाँ पर उसकी आंख लगी, उसको उसको नींद आई, और नींद में देखता है कि देयर इज़ समवन केम इन हिज ड्रीम, और कहता है उससे, कैडमन से, कि कैडमन सिंग, बट he said that I cannot sing, and again the reply came that you have to sing. तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं गा सकता, आई कैन नॉट सिंग। तो उसके बाद फिर उसका हाथ पकड़ लेता है, और फिर कहते हैं कि रिपीट आफ्टर मी। सो इट वाज हैपनिंग ऑल दोस थिंग इन द कैडमन स्ट्रीम, एंड जब सुबह वो उठता है तो उसको सब कुछ याद होता है, एंड ही कैन सिंग। तो चर्च में जाता है, वहाँ पर जो उनका जो हिल्डा, द पर्सन हु सर्व द चर्च एंड हु वाज वर्किंग ऑन द ड्यूटी, या हु वाज वर्किंग देयर इन द चर्च, तो वहाँ पर वो सब कुछ उसको बताता है। और इन ऑर्डर टू टेस्ट द कैडमन स्किल्स एंड वॉट एवर ही सॉ इन द ड्रीम, उसको बाइबल से और कुछ रिलीजियस बुक्स से उसको कुछ पैसेजेस देता है, जस्ट ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू अ ब्यूटीफुल पोएट्री, एंड कैडमन स्टार्ट पैराफ्रेजिंग ऑल दोस थिंग्स। सो कैडमन का जो मोस्टली वर्क था वो था पैराफ्रेज, और ये पैराफ्रेज जो था ये ट्रांसलेशंस थी ऑफ द डिफरेंट रिलीजियस बुक्स चर्च में जो लिखी थी। उसका अपना काम जो था वो बहुत ही कम था, जो तकरीबन 29 लाइंस पर मुश्तमिल था। इसके अलावा इसने सिर्फ और सिर्फ पैराफ्रेजिंग की, ही मेक ब्यूटीफुल वर्सेस ऑफ दोस रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स। जो उसमें सबसे पहला जो उसने किया था जेनेसिस, एंड जेनेसिस में जेनेसिस 1 एंड जेनेसिस ए एंड जेनेसिस बी ही रोट, एंड देन वी हैव द Exodus and then denial. It is translated in a very beautiful and a beautiful language. Yes, we must remember कि ये लैंग्वेज ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई थी। बीड ने काम किया था लैटिन लैंग्वेज में, लेकिन कैडमन ने ओल्ड इंग्लिश में ये सब कुछ लिखा था। और ये बुक ओपन विद ये एक तारीफ़ के साथ, एक प्रेजिंग के साथ ये बुक ओपन होती है, और इसके साथ साथ इसमें डिस्कस होता है द फॉल ऑफ द सैटन, द रेबल एंजल्स, and then the love of the nature. We can also note about the natures, the love, their love for the nature etc. ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर मिलती है। अगर हम देख लेते हैं कि the rebel angels, the fall of the Saturn, the forbidden apples, the Adams, the Saturn, the Eve, ये सब कुछ हमें पैराफ्रेजिंग में, पैराफ्रेज ऑफ द कैडमन में तो मिलता है, लेकिन ये बिल्कुल सिमिलर है टू द जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो जॉन मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट था, ये इसके लिए पहले से ही कैडमन ने बहुत पहले काम किया हुआ था, और वहाँ से ये आइडिया हम कह सकते हैं कि इसको इमिटेट किया गया ये आइडिया, क्योंकि यही सारी चीज़ें हमें जॉन मिल्टन के मैग्नम ओपस जो पैराडाइज लॉस्ट था उसमें भी मिलती हैं। ये किस तरह से रेबल्स एंजल्स पैदा हुए, किस तरह से सैटर्न ने काम किया, और किस तरह से एडम्स को एज ए पनिशमेंट निकाल दिया गया था पैराडाइज लॉस्ट से, किस तरह से उसको फॉरबिडन ट्री खाने से मना किया गया था एक्सेट्रा। ऑल दोस थिंग्स वर प्रेजेंट इन द पैराडाइज लॉस्ट, और यही सारी चीज़ें हमें पैराफ्रेज में भी मिलती हैं। तो मस्ट रिमेंबर अबाउट द कैडमन कि उसने क्या किया था कि ही ट्रांसफॉर्म द होल कोर्स ऑफ द बाइबल इनटू हिस्ट्री, बाइबल हिस्ट्री इनटू मोस्ट डिलाइटफुल पोइट्री। सो इट वाज हिज बेस्ट वर्क, एंड बिकॉज ऑफ दिस वर्क कैडमन इज रिमेंबर्ड टिल नाउ। हाँ, बाद में कुछ इस पर रिसर्चेस हुए, तो रिसर्चेस में यही कहा गया था कि ये कैडमन का कैडमन वाज नॉट अलोन, कैडमन वाज नॉट अलोन, वो अकेला नहीं था ये सब कुछ करने के लिए, बट इट इज़ द वर्क ऑफ द डिफरेंट राइटर्स एज वेल। देयर वर सम अदर राइटर्स हु वर्क विद द कैडमन एज वेल, बट ये इंफॉर्मेशन इतनी रिलायबल नहीं है। लास्ट वन हमारे पास कैनवुल्फ
सम पीपल से सैनवुल्फ। तो बहुत सारा काम इसने, ही वॉज द फर्स्ट वन हु साइन हिज वर्क। और उसकी साइन ऐसे नहीं थी कि एट द एंड जिस तरह से हम पेजेस को साइन कर लेते हैं, इसकी साइनिंग इसके इनसाइड द वर्क हमें मिलती है। बहुत सारा काम जो था इसका अनसाइन भी था, तो उसने कुछ काम थी। आप लोगों ने एक बात जहन में रखनी है कि इन पोइट्री का सब्जेक्ट मैटर सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस था, रिलीजियस मैसेज, इनका रिलीजियस मैसेज था। और रिलीजन के हवाले से सब बातें कर रहे थे, और ये लोग ट्राई कर रहे थे कि हम पीपल को एजुकेट करें रिगार्डिंग टू द रिलीजन। तो कैनवुल्फ ने भी ऐसा किया था, और कैनवुल्फ के कुछ वर्क्स हैं जिसमें से क्राइस्ट है, जूलियन है, द फेट ऑफ द अपॉस्टल्स है, एंड्रियक्स है, फोनिक्स है, द ड्रीम ऑफ द रॉड है, एंड द वंडर। तो ये सारे काम उसने किए थे। और क्राइस्ट में हमें देखते हैं नेटिविटी, फिर उसके बाद एक्सेशन है, एंड डूम्सडे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं सेंट के बारे में, प्रॉफिट्स के बारे में, बाइबल के बारे में, इनका सब्जेक्ट मैटर ये थे, इनके करेक्टर्स यही थे। और एंग्लो सैक्सन पोइट्री जो थी उसमें हाई सीरियसनेस थी, उसमें एक मूड सोम्बर था, इसमें कोई प्लेजर नहीं था, इसमें कोई ह्यूमर नहीं था। ये पोइट्री बहुत ही ज़्यादा, इसकी सब्जेक्ट मैटर जो था बहुत ही ज़्यादा डिस्प्रेसिंग था। मतलब इसमें मेलंकली ज़्यादा थी, इसमें उदासी ज़्यादा थी, इसमें ऐसा नहीं था कि कोई ह्यूमरस या रोमांस टाइप ऑफ लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी। तो लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा सीरियस इसमें इस्तेमाल किया गया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रिश्चियन राइटर ऑफ द एंग्लो सैक्सन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू cover the not Alexander, sorry, the King Alfred the Great। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ द लिटरेचर एंड इन टर्म्स ऑफ द हिस्ट्री। किंग एल्फ्रेड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। ही वॉज नॉट ओनली द किंग, बट ही वॉज द स्कॉलर, ही वॉज द एजुकेशनिस्ट, एंड ही वॉज मैनी मोर। सो वी आर गोइंग टू हैव डिस्कस all the details about King Alfred in the next video. Thank you so much.